हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपन परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी को जो एनालिसिस क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए अपने आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तीव्रता की एसआई इकाई है। ऑप्शन ने दिया एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन बी दिया आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया आपका मीटर प्रति एम्पियर और ऑप्शन डी दिया आपका मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चुंबकीय तीव्रता की। क्या है? चुंबकीय तीव्रता की। ठीक है, अगर हम बात करें चुंबकीय तीव्रता के एसआई इकाई क्या है, तो ये आपके एम्पियर प्रति मीटर है। क्या है? एम्पियर प्रति मीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जस्टिस फातिमा बीबी का निधन किस भारतीय राज्य में हुआ। जस्टिस फातिमा बीबी का निधन जो है कि किस भारतीय राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन बी दिया आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? फातिमा बीबी का, जस्टिस फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी। अगर हम बाद में बीबी की बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपके फातिमा बीबी हैं। ठीक है, जो कि 23 नवंबर 2023 को केरल के कहाँ पर? कोल्लम के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हुआ था। तो भारत के किस राज्य में निधन हुआ इनका? केरल में। कहाँ पर? केरल में। कब हुआ था? 23 नवंबर 2023 को। ठीक है, केरल के कोल्लम में एक मतलब निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया था। और एक फातिमा बीबी की बात करें कौन है, तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। पहली महिला न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। AIISH का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेल्थ, ऑप्शन बी दिया आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ऑप्शन सी दिया आपका एसोसिएशन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग और ऑप्शन डी दिया आपका अलायंस फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेल्थ। ठीक, तो अगर हम बात करें AIISH, ठीक है, ये सैटेलाइट सेंटर है। ये कहाँ पर खुला है? कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? कानपुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। ठीक है, अगर पूछे AIISH का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे इसका जो आपका नींव किसने रखा था, तो रखे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मनसुख मांडविया जी ने कहाँ पर? कानपुर में इसका नींव रखे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चुन्नी गोस्वामी एक पेशेवर भारतीय डैश खिलाड़ी थे जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। मतलब एक पेशेवर भारतीय मतलब क्या खेलते थे? पूछने को तात्पर्य है कि जो आपके कौन थे? गोस्वामी, चुन्नी गोस्वामी जो थे एक पेशेवर भारतीय मतलब क्या खेलते थे? जूडो खेलते थे, हॉकी खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे या फिर क्रिकेट खेलते थे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चुन्नी गोस्वामी की। अगर पूछे ये कौन खिलाड़ी थे, तो ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, इनके नाम से, जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ऑप्शन दिया जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी दिया आपका अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी दिया आपका अगस्त सितंबर और ऑप्शन डी दिया आपका जून जुलाई। तमिलनाडु तट पर अगर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो होती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। कब? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। यहाँ पर क्या होता है?
मतलब सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पादप रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन बी दिया आपका पाइथियम प्रजाति, ऑप्शन सी दिया एल्बुगो कैंडिडा और ऑप्शन डी दिया आपका कोलेटोट्राइकम। तो बात कर रहा है कि इसका पादप रोग, क्या नाम है पादप रोग का? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो होता है आपका फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के कारण। किसके कारण? फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के कारण, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का दूसरा सर्वाधिक बृहत जलप्रपात डैश के रूप में जाना जाता है जो कावेरी नदी पर स्थित है। मतलब सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का दूसरा सर्वाधिक मतलब दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका नोहकलिकाई जलप्रपात, ऑप्शन बी दिया सुसमुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी दिया जोग जलप्रपात और ऑप्शन डी दिया आपका बरेही पानी जलप्रपात। तो भारत का दूसरा सर्वाधिक बृहद जलप्रपात अगर पूछे कौन सा है तो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन ए दिया बाजरा, ऑप्शन बी दिया है ज्वार, ऑप्शन सी दिया आपका गेहूँ, अरे ऑप्शन सी दिया आपका अरहर और ऑप्शन डी दिया आपका गेहूँ। किसकी बात कर रहा है? रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल के अंतर्गत अगर पूछे कौन कौन से फसल आ जाते हैं, ये आ जाता है आपका, एक होता है आपका जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, जौ हो गया और तिलहन और हो गए जो कि आपके किसके अंदर आते हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक, तो पूछा इनमें से कौन सा रबी की फसल है, तो इसमें कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गेहूँ जो है आपका रबी की फसल है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया डैश को कशिश के तेल आयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपको सैट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी क्या दिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो किसको कशिश तेल यानी आयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कशिश तेल या आयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो डैश होता है? व्यापार घाटा होता है, चालू खाता घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है या व्यापार अधिशेष होता है? क्या होता है? व्यापार अधिशेष, यानी जब निर्यात जो है आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर हो जाता है आपका व्यापार अधिशेष हो जाता है। क्या होता है? व्यापार अधिशेष हो जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है कि यह झारखंड में विवाहों जैसे उत्सव और औपचारिक अवसरों पर ढाल और तलवार धारण किए पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युद्ध कला नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य का नाम बताइए। मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वो पहली बात होता है कहाँ पर है? झारखंड में होता है। उस जैसे उत्सव विवाह में औपचारिक अवसरों पर ढाल और तलवार धारण किए, मतलब जो पुरुष होता है वहाँ पर ढाल और तलवार लेकर द्वारा किए जाने वाला युद्ध कला, मतलब एक युद्ध के कला नृत्य, मतलब नृत्य है जो युद्ध के कला की तरफ ढाल और तलवार लेकर पुरुषों द्वारा कहाँ पर? झारखंड में विवाह और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा उसका नाम क्या है, वो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन दिया मुंडारी नृत्य, ऑप्शन बी दिया मर्दानी झूमर, ऑप्शन सी दिया आपका पाइका नृत्य और ऑप्शन डी दिया आपका छऊ नृत्य। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है? ये आपका पाइका नृत्य है। कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। जबकि कभी किसी के विवाह में या कोई मतलब उत्सव हो तो वहाँ पर औपचारिक रूप से मतलब ढाल और तलवार लेकर किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध कला नृत्य है। ठीक, कौन सा है? पाइका नृत्य है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र, किसकी बात कर रहा है? पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ऑप्शन ए दिया का
मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी दिया आपका नागानंद, ऑप्शन सी दिया आपका हर्षचरित और ऑप्शन डी दिया आपका कादम्बरी। ऑप्शन डी किया दिया है कादम्बरी, ठीक है। तो किस ग्रंथ में अगर किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी? ये मिलता है आपके हर्षचरित्र में। किसमें? हर्षचरित्र, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिविनिया है? ऑप्शन ए दिया आपका यूक्रेन, ऑप्शन बी दिया अजरबैजान, ऑप्शन सी दिया बारबाडोस, ऑप्शन सी दिया आपका, ऑप्शन डी दिया आपका साइप्रस, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी बात कर रहा है? रिविनिया किस देश के मुद्रा का नाम है? रिविनिया की बात करते हैं, कहाँ के मुद्रा का नाम है? ये आपके यूक्रेन के मुद्रा का नाम क्या है? रिविनिया। अगर हम अजरबैजान के मुद्रा की बात करें तो यहाँ के मुद्रा आपका मनात, क्या है? मनात, ठीक है। और बारबाडोस की बात करें तो यहाँ का बारबाडियन डॉलर है, क्या है? बारबाडियन डॉलर। बारबाडियन डॉलर कहाँ का है? बारबाडोस का है। अगर पूछे साइप्रस की मुद्रा क्या है? साइप्रस की मुद्रा का नाम है यूरो है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? मतलब प्राप्त करता है दूसरों से सबसे, मतलब अलग अलग ग्रुपों सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपका ग्रहण करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका ए, ऑप्शन बी दिया आपका ए बी, ऑप्शन सी दिया आपका बी और ऑप्शन डी दिया आपका ओ। ऑप्शन डी क्या दिया है? ओ। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता अगर तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये आपका ए बी है, क्या है? ए बी, यानी ऑप्शन 2 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी दिया आपका अनुपम खेर, ऑप्शन सी दिया आपका डेविड धवन और ऑप्शन डी दिया आपका जावेद अख्तर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिया अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी दिया आपका अनुपम खेर, ऑप्शन सी दिया आपका डेविड धवन और ऑप्शन डी दिया जावेद अख्तर। तो 2024 में किस 69वां कौन से नंबर का था? 69वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार जो था 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया तो किया गया आपका डेविड धवन को। किसको? डेविड धवन को, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगर पूछो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो आपका आयोजित हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? वह था आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में यह आयोजित हुआ था। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया कि डैश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे? ऑप्शन ए दिया आपका वीरेंद्र लाकड़ा, ऑप्शन बी दिया आपका रिचर्ड रिजे एलेन और ऑप्शन सी दिया आपका PR श्रीजेश और ऑप्शन डी दिया शंकर लक्ष्मण। तो कौन ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे? पहले गोलकीपर कौन थे? तो ये थे आपके शंकर लक्ष्मण थे। कौन थे? शंकर लक्ष्मण, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रशंसित शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका शीर्षक डैश 30 अगस्त 2022 को जारी की गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, ऑप्शन बी दिया आपका ओल्गा डाइज ड्रीमिंग, ऑप्शन सी दिया आपका कंस्ट्रक्टिंग और नर्वस सिस्टम और ऑप्शन डी दिया लाइफ बिटवीन द टाइड्स, ठीक। तो कौन से पुस्तक शीर्षक जो है आपका 30 अगस्त 2022 को जारी की गई थी? किसकी है? ये आपकी प्रशंसित शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है? ये आपके मल्लिका साराभाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया आपका इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, ऑप्शन बी दिया ओल्गा डाई ड्रीमिंग, ऑप्शन सी दिया आपका कंस्ट्रक्टिंग और नर्वस सिस्टम और ऑप्शन डी दिया क्या है? लाइफ बिटवीन द टाइड्स, लाइट बिटवीन द टाइड्स, ठीक है। तो शीर्षक का नाम पूछे क्या था? तो ये था आपका इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। ये किसका है? ये किसका मतलब शीर्षक है? ये आपके कौन थी? मल्लिका भाई साराभाई की एक संस्मरण पुस्तिका जिसकी शीर्षक क्या थी? इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता भारत के संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? ऑप्शन ए दिया 18 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 21 वर्ष,
ऑप्शन सी दिया 36 वर्ष और ऑप्शन डी दिया है आपका 28 वर्ष। ठीक है, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता अगर बात करें तो क्या हो जाएगी 21 वर्ष। वोट देने की आयु क्या है वर्तमान में, तो आपके 18 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे पंचायत सदस्य बनने की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 354, सॉरी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 359। ठीक है, तो संविधान का अगर पूछे कौन सा अनुच्छेद है जो कि किसकी बात कर रहा है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को, तो अनुच्छेद 226 जो है आपका यह रिट जारी करने की मतलब अधिकार देता है। अगर पूछे कितने प्रकार की रिट देता है तो आपके 5 प्रकार के रिट देता है। कौन कौन से हैं? एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका प्रतिषेध, चौथा आपका अधिकार परीक्षा और पांचवा क्या हो जाएगा उत्प्रेषण। पांचवा क्या हो जाएगा उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रिट कौन जारी कर, मतलब 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो आपका अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए दिया चीनी मिलों की स्थिति, ऑप्शन बी दिया आपका एयर इंडिया का निजीकरण, ऑप्शन सी दिया आपको सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल और ऑप्शन डी दिया आपको भारत में गरीबी। तो विजय केलकर समिति का गठन अगर पूछे किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था, तो किया गया था सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज इतना ही था, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।